हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें कि मेन चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। और उसी में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए पहले हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है कि एक स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और हमें इस स्फीयर के पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लक्स का फॉर्मूला, जो कि था E डॉट A और दूसरा था इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। और ये आपको बताया था कि अगर E और A कांस्टेंट हो तो आप सिंपल E डॉट A वाले फार्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर E A वेरिएबल हो या इनके बीच का एंगल वेरी कर रहा हो तो ऐसे में आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर E की वैल्यू भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है, ठीक है, ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और इस स्फीयर के एरिया की भी डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है ना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक स्फीयर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्लोज्ड बॉडी का जो एरिया होता है वो रेडियली आउटवर्ड लिया जाता है। जैसे कि ये स्फीयर है तो इसका भी अगर हमें एरिया देखना हो तो रेडियली आउटवर्ड, तो हर एक पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में आएगी। यानी कि यहाँ पर E की डायरेक्शन भी वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट ऑन दी स्फीयर, एंड एरिया वेक्टर भी वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट ऑन दी स्फीयर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर E डॉट A वाला फार्मूला नहीं बल्कि इंटीग्रेशन वाले फार्मूले से ही कैलकुलेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन वाले फार्मूले से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इस पूरे स्फीयर के पूरे एरिया को एज अ होल एक बार में हम लोग ट्रीट नहीं करते, बल्कि इस पूरे स्फीयर के एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग पहले कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बनाकर बताया, एक छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एक DA हम लोग यहाँ पर एक अज्यूम करते हैं, जिसका एरिया है DA। और इस DA से पास होने वाला फ्लक्स पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस DA की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, और उस DA की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। यानी वहाँ पर E और DA के बीच का एंगल 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, E की वैल्यू रख सकते हैं और DA को आप DA ही रहने दीजिए, और इस इंटीग्रेशन को सिंपली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग टोटल फ्लक्स इस पूरे स्फीयर के सरफेस से कितना टोटल फ्लक्स पास कर रहा है ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आंसर कैलकुलेट करके आपको बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक क्यूब रखा हुआ है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर है जो कि दे रखी है E नॉट एक्स आई कैप। तो E नॉट एक्स आई कैप का मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, और क्यूब इस तरह से रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक क्यूब है, तो इसके हेल्प से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक क्यूब ये यहाँ पर रखा हुआ है और फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि फील्ड इस डायरेक्शन में। अब देखिए, इस क्यूब में बहुत सारी सरफेसेस नहीं है, जैसे कि एक स्फीयर में थी कि हर पॉइंट पर एरिया अलग अलग डायरेक्शन में, बल्कि इस क्यूब की सिर्फ 6 सरफेसेस हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6। तो बस अब आपको ये देख लेना है कि इस 6 सरफेसेस में कौन कौन सी ऐसी सरफेसेस हैं जिनके एरिया की डायरेक्शन इस फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और किन किन एरिया की डायरेक्शन इस फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे कि इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो ये वाला जो सरफेस है ये इस तरह से है हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो समझ सकते हैं फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और अगर एरिया और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उस एरिया से कुछ भी फ्लक्स पास नहीं करता। इसी तरह से इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का भी एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में,
और फील्ड की डायरेक्शन है इधर, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इस वाले सरफेस से भी कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, ना ही इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास करेगा, और ना ही मेरी तरफ जो सरफेस है उससे कोई फ्लक्स पास करेगा। यानी कि जो फ्लक्स पास करेगा वो सिर्फ इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस से पास करेगा। अब अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर है इधर की ओर, यानी -x एक्सिस की ओर, और फील्ड की डायरेक्शन है इधर, यानी कि ये इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया ये कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फार्मूले से। और इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और फील्ड भी यहाँ पर है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। फील्ड तो हर जगह पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है 0, यानी कि इस सरफेस से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स पास करेगा। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया इसको भी हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये सरफेस और ये सरफेस ही काम की है, बाकी चारों सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। तो हमें सिर्फ इस सरफेस और इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया सिर्फ ये देखना है, और उसको नेट फ्लक्स के लिए हम इन दोनों फ्लक्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में नई चीज़ ये है कि फील्ड जो है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, यानी इस सरफेस के पास फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ है और इस सरफेस तक पहुँचते पहुँचते फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन पर भी डिपेंड कर रही है। क्योंकि E की वैल्यू है ये नॉट एक्स आई कैप, तो यहाँ पे x लगा हुआ है, तो जैसे जैसे दूरी बदलेगी वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू भी बदलेगी। तो इसलिए यहाँ पर कितनी फील्ड है पहले हमें इसको देखना होगा, फिर हम यहाँ से कितना फ्लक्स पास किया ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने करके बताया है। और इस जगह पर फील्ड की वैल्यू कितनी है उसको हमें देखना होगा, और यहाँ पर कितना फ्लक्स पास किया इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन दोनों फ्लक्स को आप ऐड करें तो इस पूरे क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास किया ये बताया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन मैंने दिया था कि एक डिस्क से कुछ दूरी पर डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक लाइन है, और उस लाइन पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और हमें बताना है कि इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी और फील्ड इस डिस्क से पास करेगी तो कितना फ्लक्स पास करेगा। इस चार्ज की वजह से इस डिस्क के सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फिर से देखिए फ्लक्स के दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक तो E डॉट ए वाला और दूसरा इंटीग्रेशन वाला। तो अब आपको फिर से यहाँ पर सोचना होगा कि यहाँ पर क्या E डॉट ए वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा या इंटीग्रेशन वाला। तो जैसे कि फिर से आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे कि E डॉट ए वाला फार्मूला तब यूज़ होता है जब E की वैल्यू भी कांस्टेंट हो, A की वैल्यू भी कांस्टेंट हो और दोनों के बीच का एंगल भी कांस्टेंट हो, जो कि यहाँ पर फिर से नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डिस्क के अलग अलग पॉइंट की दूरी उस चार्ज से अलग अलग है। तो एक तो इस डिस्क के अलग अलग पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट है, और इस डिस्क के अलग अलग पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। ठीक है, हाँ एरिया वेक्टर जो होगा वो डिस्क का एरिया वेक्टर वो तो ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इस डिस्क के डिफरेंट पॉइंट्स पर फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसलिए फिर से हम लोग इंटीग्रेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो ऐसे में हमें एक छोटा एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करते हैं एक रिंग के शेप का। इस डिस्क के सेंटर से r की रेडियस का एक रिंग जिसकी विड्थ है dr। अब हमें इस डिफरेंशियल एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला सिर्फ फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस रिंग की पोजीशन पर फील्ड की वैल्यू इतनी है, और इस रिंग का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस फिर से रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा माने तो इस थीटा को हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिंग की पोजीशन पर फील्ड की वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं, और इस रिंग का एरिया भी देख सकते हैं, दैट इज़ 2πr dr। तो इस रिंग से, सिर्फ इस रिंग से कितना फ्लक्स पास करेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग d फाई बोलेंगे। क्यों d फाई? क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट से ये फ्लक्स पास कर रहा है। तो टोटल डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा, इसके लिए हम इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स को
ऐड कर देंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करके हम लोग इस डिस्क से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है इसको फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके बताया है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक सिलेंडर के सेंट्रल लाइन के मिड पॉइंट पर एक फिर से पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड की वजह से इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमें कैलकुलेट करना था। तो फिर से देखिए यहाँ पर इस बार हमें इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये कैलकुलेट करना है। तो फिर से फॉर्मूले के बारे में सोचना होगा कि क्या ई डॉट ए वाला या इंटीग्रेशन वाला। तो ई डॉट ए वाला फार्मूला कब यूज़ होता है, क्या याद कर सकते हैं? जी हाँ, जब फील्ड भी कांस्टेंट हो, एरिया भी कांस्टेंट हो, दोनों के बीच का एंगल भी कांस्टेंट हो। और अगर फील्ड वेरिएबल हो या एरिया वेरिएबल हो या इनके बीच का एंगल वेरिएबल हो या सब बदल रहा हो अलग अलग पॉइंट पर, तो आप इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक चार्ज रखा हुआ है सेंट्रल लाइन के मिड पॉइंट पर। तो देखिए इस कर्व्ड सरफेस के अलग अलग पॉइंट की दूरी उस चार्ज से अलग अलग है। इस कर्व्ड सरफेस के अलग अलग पॉइंट की दूरी उस चार्ज से अलग अलग है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि फील्ड जो होती है वो चार्ज से दूरी पर डिपेंड करती है। तो इस कर्व्ड सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। और देख सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के आउटवर्ड। तो यहाँ पर ना तो फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, ना तो फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है। हाँ, एरिया जो होगा वो सिलेंडर का जो रेडियली आउटवर्ड है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन फील्ड की वैल्यू और फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट ना होने की वजह से हमें फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले मेथड इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। तो फिर से यहाँ पर हम लोग इस पूरे कर्व्ड सरफेस को एक बार में डील नहीं करते, बल्कि हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको तोड़कर और उससे पास होने वाले फ्लक्स को पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया उसके लिए हम उन सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे यानी इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यहाँ पर हमने फिर से इसका एक डिफरेंशियल एलिमेंट एक रिंग के शेप का कंसीडर किया है। जी हाँ, ये पूरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर पर एक छोटी सी, एक समझ सकते हैं एक छोटी सी स्ट्राइप, एक पट्टी, छोटी सी एक रिंग, ठीक है। तो इस रिंग की जो चौड़ाई है, इस रिंग की चौड़ाई है dx और इस रिंग का रेडियस जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो होगा, ठीक है। तो x की दूरी पर, चार्ज से x की दूरी पर dx की चौड़ाई की एक सर्कुलर पट्टी, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस सर्कल, इस रिंग की पोजीशन पर, इस रिंग के हर एक पोजीशन पर फील्ड की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि इस रिंग का हर एक पॉइंट उस चार्ज से सेम दूरी पर है, तो फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ई की जो डायरेक्शन होगी और इस रिंग के जो एरिया की डायरेक्शन होगी, उनके बीच का एंगल भी इस रिंग के हर एक पॉइंट पर सेम होगा। अच्छा भाई, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट यानी इस रिंग का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो क्योंकि एक पट्टी है तो पट्टी का जो प्लेन है, तो पट्टी का जो प्लेन होगा वो तो प्लेन वही प्लेन होगा जो कि इस सिलेंडर का प्लेन है। तो इस सिलेंडर का प्लेन का परपेंडिकुलर है ना, तो इस सिलेंडर का जो प्लेन का परपेंडिकुलर है वही उस रिंग के भी पट्टी के प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस रिंग का एरिया देख सकते हैं dA। यहाँ पर अगर हम लोग फील्ड देखें तो इस फील्ड के लिए भी आप देख सकते हो कि वो चार्ज से कितनी दूरी पर है, तो फील्ड की वैल्यू देख सकते हैं, dA देख सकते हैं। और इस सिर्फ इस रिंग से पास होने वाले फ्लक्स को अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं d∅, है ना। तो d∅ के लिए क्या क्या यूज़ हो जाएगा? E डॉट dA, तो E डॉट dA को पहले एक्सपेंड कर सकते हैं, E dA cos थीटा, तो E की वैल्यू रख सकते हैं वहाँ पर, dA की वैल्यू रख सकते हैं। फिर से dA की वैल्यू क्या होगी? इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा? 2πr इंटू dx, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हो जाएगी 2πr और इसकी चौड़ाई हो जाएगी dx, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये फिर से एक इंटीग्रेशन बना, जिसको कि हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखेंगे। देखिए हम लोगों ने इसके सेंटर से x की दूरी पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट माना, क्योंकि पूरा जो सिलेंडर है वो सेंटर के उधर भी है। तो अगर सेंटर के उधर भी सिलेंडर है ना,
तो ये पूरा सिलेंडर है और ये इसका सेंटर, तो सेंटर के इधर भी सिलेंडर है और सेंटर के इधर भी सिलेंडर है, लेकिन जो हम लोगों ने पोजीशन मानी वो सेंटर से x की दूरी पर मानी, ठीक है। तो जब हम लोग लिमिट रखने की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सिलेंडर कहाँ से बनना शुरू हुआ, दैट इज़ यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर हमने दूरी इस ओर मानी है x, तो इस ओर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। तो पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, ऐसे रिंग कर करके पूरा एक सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इस रेफरेंस पॉइंट अगर ये है तो इस रिंग के लिए हम लोग डिस्टेंस यूज़ करेंगे नेगेटिव में, दैट इज़ -a। तो -a से लेकर +a तक अगर आप सारे d को इंटीग्रेट कर दें तो इसके पूरे कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, दैट इज़ एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी चीज़ें गॉस थ्योरम में यूज़ होने वाली हैं। तो गॉस थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।